जैसा कि हम लोग आज फिर से जो है प्रतिदिन की तरह एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से साइंस का यानी कि विज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में जो है अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या क्या कहते हैं बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। देखिए, जैसा कि चैप्टर 2 में क्या दिया गया है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया होगा। आपने पिछले कक्षाओं में अध्ययन क्या होगा, थोड़ा सा जूम कर लें। पिछले कक्षाओं में अध्ययन क्या होगा, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान होता है। और जब भोजन खट्टा हो जाए तो उस भोजन में क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है, या भोजन यदि कड़वा हो जाए या तीखा हो जाए तो उस भोजन में क्षार हो सकता है, यानी कि क्षार के कारण भोजन कड़वा होता है और अम्ल के कारण भोजन खट्टा होता है। याद रखना है, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे उसे। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति यदि अम्ल से पीड़ित है तो उसे क्षार देकर जो है उस अम्ल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति क्षार से प्रभावित है तो उस व्यक्ति को अम्ल देकर, ठीक ना, अम्ल देकर उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्षार के प्रभावों को कम किया जा सकता है। यानी याद रखना है, अम्ल अगर ज्यादा है तो क्षार देना है, यदि क्षार ज्यादा है तो क्षार की प्रभाव को खत्म करने के लिए अम्ल देना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अम्ल से पीड़ित है। जब अम्ल से पीड़ित है और ऑप्शन हमें दिया गया है नींबू का पानी, सिरका और बेकिंग सोडा दिया गया है। देखिए, नींबू का पानी क्या है, यह एक प्रकार का अम्ल है। सिरका भी क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी चैप्टर में हम लोग और डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेकिंग सोडा एक बचा जो क्या है, क्षार है। तो यह व्यक्ति क्या है, अम्ल से पीड़ित है, तो हम इसे क्या देंगे, बेकिंग सोडा देंगे। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ कि आप उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे, हमें कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कीजिए कि कैसे हमें बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि हम स्वाद नहीं चखें और चाहें कि हम अम्ल और स्वाद का क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार का पता कैसे करें, तो उसके लिए जो है कुछ सूचक आता है, प्राकृतिक सूचक भी आता है, या क्या कहते हैं कुछ कृत्रिम सूचक भी आता है। प्राकृतिक सूचक में जो है लिटमस पत्र है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में क्या है, लिटमस पत्र है। अब इस लिटमस पत्र की माध्यम से जो है हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। इसी तरह प्राकृतिक सूचक में हल्दी आता है। इस हल्दी से भी हम लोग जो है अम्ल और क्या कहते हैं क्षार को बिना चखे हुए जो है उसका पता लगा सकते हैं, स्वाद का। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लिटमस पत्र से कैसे जांच करते हैं। तो देखिए, लिटमस पत्र से क्या होता है कि एक ट्रिक याद रखिएगा, दो ट्रिक, ABR और एक BRB याद रखिएगा, ठीक है। ए का अर्थ क्या होता है, एसिड होता है, और बी का अर्थ क्या होता है, ब्लू होता है। उसके बाद आर का अर्थ क्या होता है, रेड होता है। उसी तरह बी का अर्थ बेस हो जाएगा यानी कि क्षार, और आर का अर्थ रेड हो जाएगा, और बी का अर्थ क्या, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, एसिड यानी कि अम्ल जो है, लिटमस पत्र को जो है, लिटमस पत्र पर जब हम अम्ल डालते हैं तो उस लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है, ब्लू रहता है लिटमस पत्र का रंग। अब उस ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। उसी तरह बेस जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हम अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो समझेंगे कि बेस है यानी कि क्षार है, और यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो हम समझेंगे कि वह पदार्थ जो है वह एसिड है। यही बात यहाँ दिया गया है। देखिए, यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है
यहाँ लाल लिटमस क्या है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन? क्षार। अब लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। अब देखिए हल्दी से हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो जब हम हल्दी पर क्षार को डालते हैं तो उस हल्दी का जो कलर है भूरा और लाल हो जाता है, तो हम समझेंगे कि यह पदार्थ क्षार था। यदि हम हल्दी पर अम्ल डालते हैं तो हल्दी के कलर में कोई चेंज नहीं रहता है, हल्दी का पीला कलर ही रह जाता है, तो हम क्या समझेंगे कि यह पदार्थ अम्ल था। तो इस प्रकार हम हल्दी से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है हल्दी का। देखिए क्या कह रहा है कि एक श्वेत कपड़ा पर लगे सब्जी के दाग पर, श्वेत कपड़ा पर सब्जी का दाग लगता है किस प्रकार का? पीला लगता है, और यह पीला किसके कारण लगता है? हल्दी के कारण लगता है। उसके बाद कह रहा है दाग पर, जबकि क्षारकीय प्राकृतिक वाले साबुन रगड़ते हैं, साबुन में क्षार होता है और इस दाग को पीले कपड़े, इस श्वेत कपड़े पर से इस पीला दाग को हटाने के लिए साबुन रगड़ते हैं, तब उस धब्बे का रंग कैसा हो जाता है? भूरा और लाल हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? भूरा और लाल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह क्षार का गुण है, ठीक ना। यह क्षार का गुण है, हल्दी पर जाने से भूरा और लाल होता है, यह हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से क्या, पीले रंग का हो जाता है, ठीक ना। यानी कि पीले रंग का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक का भी प्रयोग कर सकते हैं। संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक सूचक, यानी यह कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का अर्थ होता है जो क्या कहते हैं, मनुष्य ने बनाया हुआ है, ठीक है। मनुष्य जिस प्रकार की सूचक को बनाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब यह कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज आता है और फिनोफ्थलीन आता है। मेथिल ऑरेंज क्षार को क्या कर देता है, पीला कर देगा। मेथिल ऑरेंज पर यदि आप क्षार डालते हैं तो उसका कलर पीला हो जाएगा। यदि आप मेथिल ऑरेंज पर जो है अम्ल डालते हैं तो उसका कलर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम मेथिल ऑरेंज से चेक कर सकते हैं क्षार और अम्ल को। और फिनोफ्थलीन पर क्या कहते हैं, जब क्षार डालते हैं तो उसका कलर गुलाबी हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। देखिए जैसा कि फिनोफ्थलीन पर जब हम क्षार डालते हैं, सॉरी क्या है, क्षार ही ना। फिनोफ्थलीन पर जब हम क्षार डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी कर देता है। और इस फिनोफ्थलीन पर अम्ल डालने से इसके प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि फिनोफ्थलीन का जैसा कलर होता है वैसा ही कलर रह जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है कुछ पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं पॉइंट दिया गया है? देखिए लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, और यह बैगनी रंग का रंजक होता है। यह थैलाफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है, याद रखना है। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, किसे? लिटमस विलियन का। अब लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं। जब यह क्या होता है, न अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिनिया, पिटूनिया एवं जेरोनिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। देखिए जिस तरह लिटमस पत्र और हल्दी जो है ना, लिटमस पत्र और हल्दी जिस प्रकार से क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक है, उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक सूचक है, हाइड्रेंजिया भी प्राकृतिक सूचक है, पिटूनिया भी प्राकृतिक सूचक है, जेरानियम भी प्राकृतिक सूचक है। इन प्राकृतिक सूचक का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बीपीएससी क्या कहते हैं, TRE 1 में पूछा भी गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन से दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके 3 प्रश्नावली दी गई है। ए में जो है यदि माना कि आश्वित जल डाल दिए, और बी में कह रहा है कि अम्ल रखा गया है, और सी में कह रहा है कि क्या कहते हैं, क्षार रखा हुआ है, और आपको केवल एक ही लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए हम एक ही लिटमस पत्र हमारे पास है, और वह किस प्रकार का लिटमस पत्र है, लाल
लाल प्रकार का लिटमस पत्र है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे कि इसी लिटमस पत्र को तीनों बर्तन में बारी बारी से डालेंगे। अब जिस बर्तन में इस लिटमस पत्र का रंग अभी तो लाल है, यदि ब्लू कर देगा तो उसे हम समझ जाएंगे कि वह बर्तन में रखा हुआ जो विलियन है वह किस प्रकार का है, क्षार प्रकार का है। अब ब्लू कर दिया यानी हमारे पास ब्लू लिटमस पत्र भी मिल गया। अब उस ब्लू लिटमस पत्र को जो है बाकी के दो बर्तन में डालेंगे, ठीक है। क्षार तो हमें मिल गया, क्षार को छोड़ देंगे, बाकी के दो बर्तन में डालेंगे, जिसमें यह ब्लू लिटमस पत्र को जो है फिर से यदि रेड कर देता है तब हम समझ जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, अम्ल है। अब एक ही बचा तो वह क्या हो जाएगा, आश्रित जल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है हम चेक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप जब दिया गया है तो इसमें देखिए विज्ञान की प्रयोगशाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, जैसा कि HCl, H2SO4, यह सब क्या है, अम्ल है। अम्ल है ना, क्योंकि अम्ल में H का होना, हाइड्रोजन का होना जो है वह अनिवार्य होता है। अब क्यों, कैसे अनिवार्य होता है, इस बात को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसमें OH लगा हुआ है वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और क्षार में OH का होना अनिवार्य होता है, और यह क्यों कैसे होता है इस बात को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें OH लगा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह हमें कुछ अम्ल और कुछ क्षार दिया गया है, और हमें कह रहा है बारी बारी से चेक करने के लिए। इसके लिए हमें लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज दिया गया है, और हमसे विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है लिखने के लिए कह रहा है। तो हम आसानी से लिख देंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ABR एक पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हैं, ABR पढ़े हैं, एक BRB पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग पीछे, कि एसिड जो होता है वह ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसी तरह बेस क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। उसके बाद देखिए फिनोल्फ्थालीन पर जो है अम्ल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और मेथिल ऑरेंज अम्ल को क्या करता है, मेथिल ऑरेंज जो है मेथिल ऑरेंज सॉरी एसिड जो है मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और फिनोल्फ्थालीन पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह जो है हम लोग चेक कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे चेक किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वह रंग में परिवर्तन के आधार पर हम लोग पकड़ लेते थे कि यह अम्ल है या क्षार है, ठीक ना। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता था तो हम समझते थे क्षार है, और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था तो हम समझते थे क्या, यह अम्ल है। तो इस तरह हम लोग रंग में परिवर्तन के आधार पर अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो गंध से ही पता चलता है कि यह अम्ल है या सूचक है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो उस माध्यम से जब हम पकड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो देखिए गंधीय सूचक के लिए भी हमें यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े का एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। तो इस प्रकार हमें यहाँ 3-4 जो है वह स्टेप दिया हुआ है। अब कह रहा है प्याज रखा गया है, वेनिला रखा गया है, लौंग का तेल, इन तीनों से हमें पता करना है कि कौन कैसे अम्ल और क्षार में क्या प्रभाव करता है। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ दिया गया है, लौंग की तेल लेने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि वेनिला, प्याज, लौंग की तेल से क्या होता है। तो देखिए जब आप वेनिला या प्याज या लौंग की तेल पर अम्ल डालते हैं तो उसका गंध में चेंज नहीं होगा, उसका गंध प्याज का गंध जैसा था वैसा ही रहेगा, वेनिला का गंध जैसा था वैसा ही रहेगा, लौंग की तेल का गंध जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन इन तीनों पर क्षार डालने से उन तीनों का जो गंध होता है वह गंध पूर्णतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे, प्याज, वेनिला और लौंग की तेल से जो है अम्ल और क्षार का पता कर लेंगे, ठीक है। और यही हमारे क्रियाकलाप में दिया गया था। तो अब आप क्रियाकलाप जाकर पढ़ सकते हैं, आपसे बन जाएगा क्रियाकलाप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है क्रियाकलाप में, यहाँ क्रियाकलाप में देखिए क्या है, इस क्रियाकलाप का जो है डायग्राम नीचे दिया गया है, इस डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या डाला गया है, जिंक का टुकड़ा डाला गया है, ठीक है। जिंक का टुकड़ा जैसा कि है, एक मिनट, जिंक का टुकड़ा डाला गया, साथ में क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है।
उसके बाद देखिए जब जिंक का टुकड़ा और जिंक के टुकड़े में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे तो रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसा कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है और साथ में ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट हमें मिल रहा है। यह क्या है, लवण है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है इसी क्रियाकलाप में कि इस हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। तो चेक करने के लिए इस प्रवाह नली से हाइड्रोजन गैस को एक बर्तन में निकाल लिया जाता है और इस बर्तन में जो है साबुन का विलयन भी डाल दिया जाता है। अब साबुन के विलयन का जो बुलबुला होता है वह ऊपर उठता है और उस बुलबुले में हाइड्रोजन भी प्रवेश कर जाता है, क्योंकि इस बर्तन में दोनों चीज है, हाइड्रोजन भी है और क्या कहते हैं, साबुन का बुलबुला भी है। जब दोनों इस बुलबुला में हाइड्रोजन भी प्रवेश करता है तो बाहर जब बुलबुला निकलता है तो उस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं और जब वह फटफट की ध्वनि के साथ जलता है तो हम समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। यदि फटफट की ध्वनि के साथ नहीं जलेगा तो हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक ना, तो इस अब जो है आप इस क्रियाकलाप को पढ़ेंगे तो इस क्रियाकलाप का उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी, कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु था ना, जिंक क्या था, धातु था। अम्ल से जो है हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, यानी क्या था, जिंक था। जिंक के साथ अम्ल H2SO4 रिएक्ट करवाते थे तो हमें क्या मिलता था, H2 मिलता था प्लस ZnSO4 मिलता था ना। अब देखिए क्या हो रहा है, अम्ल से, यानी यह अम्ल था ना, तो इससे हाइड्रोजन परमाणु को अलग करता था यानी H2 बनता था ना, वही बात यहाँ कह रहा है। और एक यौगिक बनाता है तो यौगिक कौन सा, ZnSO4 बनाता है और यह यौगिक क्या है, लवण है, यानी लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी अब हमें कह रहा है देखिए एक तो यह अम्ल था, यह धातु था, तो इस प्रकार अम्ल प्लस धातु लिखा जा सकता है और हमें एक ZnSO4 मिला है यानी लवण मिला है और एक हाइड्रोजन गैस मिला है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल किसका सॉरी धातु किसका कार्य यहाँ कर रहा है, धातु यहाँ क्षार का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम अम्ल और क्षार का क्या कहते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, अम्ल और क्षार को रिएक्ट करवाते हैं तब जाकर हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है ना, और जल में भी क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ धातु हम कह सकते हैं क्षार का कार्य करता है, यानी हम कह सकते हैं कि धातु का, अभी हमें धातु ही है ना यहाँ, लेकिन अगर हम धातु का ऑक्साइड ले लें तब क्या हो जाएगा, यह क्षार की तरह पूर्णतः कार्य करने लगेगा। चलिए इसे हम और आगे पढ़ेंगे, डिटेल में दिया गया है वैसे। अब देखिए इस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि जो है ना एक जिंक तो है ही, उस जिंक में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालने के लिए कह रहा है। तो जब हम डालेंगे तो सोडियम जिंकेट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, क्षार है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अम्ल से अभिक्रिया करवाते थे, किसका अभिक्रिया करवाते थे, धातु का अभिक्रिया करवाते थे, तो लवण और क्या मिलता था, प्लस में सॉरी गैस, हाइड्रोजन गैस मिलता था ना, हाइड्रोजन गैस मिलता था। लेकिन यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है कि क्षार को जिंक से, यानी कि क्षार को धातु से अभिक्रिया करवा रहे हैं, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है प्लस में H2 मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा जिंक ही एक ऐसा धातु है जो क्षार से अभिक्रिया करता है, यह क्या है, अपवाद है। ठीक ना, क्षार से कोई भी धातु जो है वह अभिक्रिया नहीं करता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक क्या है, अपवाद है, जो क्षार से भी क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो याद रखना है। अब देखिए यहाँ दिया गया भी है कि आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं है। तो क्या याद रखना है कि जिंक अपवाद है जो क्या कहते हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, धातु कार्बोनेट दिया गया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का अर्थ क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इनमें हमें कह रहा है अम्ल के साथ यह कैसा व्यवहार करेगा। देखिए यहाँ दिया गया है Na2CO3 एक में लेना है, एक में NaHCO3 लेना है और दूसरा जो प्रश्नली होगा उसमें HCl मिलाना है, उसके बाद हमें निरीक्षण करना है। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि यहाँ दिया गया है,
देखिए यह Na2CO3 और NaHCO3, यह धातु कार्बोनेट और यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हाइड्रोजन है, यह दोनों क्षार प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब इसमें हमें अम्ल HCl से रिएक्ट बोल रहा है, HCl डालने के लिए। ठीक है, डाल रहे हैं। अब दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और NaCl क्या है, लवण है। ठीक है, और H2O बनाएगा, H2O क्या है, जल है, और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। यानी कि हम जब क्या कहते हैं, इस Na2CO3 से HCl को रिएक्ट यानी अम्ल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें NaCl यानी लवण, जल और गैस मिलता है। उसी तरह NaHCO3 से भी हमें मिलता है। और देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है आगे। अब यहाँ आगे कह रहा है कि HCl मिलाए, आप क्या निरीक्षण किए, तो हमें क्या मिला, लवण मिला, साथ में जल मिला, साथ में CO2 मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस के चूने, उत्पादित गैस जो है, तो हमें गैस क्या मिल रहा है, CO2 गैस मिल रहा है। तो यही बात कह रहा है, गैस को जो है चूने की पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से अब बोल रहा है प्रवाहित करने के लिए। तो प्रवाहित करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए जब कभी भी हम CO2 को CaOH2 यानी कि चूने की पानी, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसमें विलयन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 मिलेगा। क्या मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, जल भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका भी आंसर आपको मिल गया, इन क्वेश्चंस का भी। और आगे दिया गया भी है, देखिए यहाँ जो दिया गया है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने की पानी से प्रवाहित करने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अब देखिए यहाँ क्या है कि अत्यधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चूना पत्थर यानी किसे, CaCO3, इसको ना CaCO3 चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। यानी इसी कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, और संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी धातु कार्बोनेट, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु कार्बोनेट Na2CO3 का बात कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का बात कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल जैसा कि अभिक्रिया कर रहा था दोनों से, तो हमें क्या मिल रहा था, लवण मिल रहा था। लवण में क्या मिल रहा था, लवण में NaCl मिल रहा था, उसके साथ हमें क्या मिल रहा था, जल मिल रहा था H2O, उसके बाद हमें क्या मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इसी तरह जब हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सॉरी क्या कहते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी यह कार्बन, यह जल और यह लवण मिलता है। तो वही बात यहाँ दिया गया है। ठीक है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अम्ल क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, पूछा जा रहा है हमसे, कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखिए अम्ल क्षार, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने फ्रैक्शन किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी इस क्रियाकलाप का बात करा जा रहा है। किस क्रियाकलाप का बात किया जा रहा है, इस क्रियाकलाप का बात किया जा रहा है। अब देखिए कैसे समाप्त होता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस क्रियाकलाप को भी। देखिए एक घोल है जिसमें क्या है, NaOH घोल है, ठीक ना। यानी NaOH क्या है, यह क्षार है क्योंकि इसमें OH है। ठीक है, अब दो बूंद जो है, बूंदे फिनोप्थलीन विलयन डाला गया, इसमें क्या, फिनोप्थलीन विलयन डाला गया। जब फिनोप्थलीन विलयन डाला जाता है तब इस घोल का कलर कैसा हो जाएगा, अब इस घोल का कलर जो है गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि फिनोप्थलीन पर जो है क्षार डालने से गुलाबी हो जाता है। तो यह NaOH था, अब विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, तो गुलाबी हो जाएगा। इसका आंसर मिल गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन डालिए। अब देखिए इसी विलयन में जिसमें NaOH और साथ में दो बूंद फिनोप्थलीन है, तो इसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी हो गया ना। अब इसी विलयन में कह रहा है क्या कि HCl डालने के लिए, और HCl क्या है, अम्ल है ना, एसिड है। अब हम जब एसिड डालते हैं तो अब क्या होगा, इसका प्रभाव बताइए। इसका प्रभाव जो है, इसके रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि सॉरी हाँ परिवर्तन होगा क्योंकि देखिए क्या है कि एसिड है,
और इस विलयन में क्या है, क्षार है यानी कि बेस है। अब इसके क्या होगा, प्रभाव को खत्म करेगा ना। बेस की प्रभाव को कौन खत्म कर देगा, बेस की प्रभाव को एसिड खत्म कर देगा। जब बेस की प्रभाव को एसिड खत्म कर देगा तो क्या हो जाएगा, इस विलयन का रंग पहले की तरह हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रंग में कोई परिवर्तन आया तो आया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हाँ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थलीन का रंग क्यों बदल गया, हमसे पूछा जा रहा है। तो फिनोप्थलीन का रंग इसलिए बदल गया क्योंकि यह एसिड है और एसिड बेस की प्रभावों को खत्म करता है, या बेस क्या करता है, एसिड के प्रभाव को खत्म करता है। यहाँ एसिड ने बेसों की प्रभाव को खत्म किया, जिस वजह से फिनोप्थलीन का कलर गुलाबी था और उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंद मिलाइए। यानी अब फिर जब इस तरह इतना अभी तक हो चुका है, एसिड फिर मिला दिए हैं, प्रभाव को खत्म कर दिया है, अब फिर हमें कह रहा है NaOH मिलाने के लिए। अब इसमें जब NaOH फिर मिला देते हैं तो फिनोप्थलीन का पुनः गुलाबी रंग का हो गया। यानी अब फिनोप्थलीन का फिर कैसा कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा। अब गुलाबी कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब तो एसिड का प्रभाव था इस विलयन में। तो NaOH यानी क्षार मिला रहे हैं, तो यह क्षार अब क्या करेगा, इस एसिड के प्रभाव को खत्म कर देगा। ठीक है, वही बात कह रहा है कि आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हमारे विचार से ऐसा क्यों होता है, यहाँ दिया गया है। कह रहा है अम्ल द्वारा क्षारक की प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल की प्रभाव का समाप्त हो जाता है। ठीक ना, तो इस क्रियाकलाप से हम क्या समझे कि अम्ल से क्षार का प्रभाव समाप्त होता है और क्षार से अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है। अब देखिए इसका इसी तरह रिएक्शन दिया गया है, यह क्या है, क्षार है। उसके बाद HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है ना। अब यह दोनों जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और लवण बनने के बाद साथ में क्या बनता है, जल बनता है ना। तो यही बात हमें यहाँ दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है कि जब हम अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना है कि जब क्षार और अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अम्ल के साथ जो है धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अब क्या कर रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसा कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। यह कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यह धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। और यह क्या है, HCl जो है यह अम्ल है। अब जब इनको हम अभिक्रिया कराते हैं, CuCl2 हमें मिला यानी कि लवण मिला, और H2O यानी कि हमें जल मिला। और जब हम क्षार से अम्ल को अभिक्रिया करवाते थे फिर भी हमें क्या मिलता था, लवण और जल मिलता था। और जब हम धात्विक ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं फिर भी हमें लवण और जल मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो धात्विक ऑक्साइड है इसका जो है इसका धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा है, हम कह सकते हैं क्षारक के रूप में इसका कार्य कर रहा है। जब यह क्षारक के रूप में कार्य करेगा तब ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड की जो प्राकृतिक होती है वह कैसी होती है, क्षारक के रूप में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारकीय होती है। जैसा कि यहाँ दिया गया भी है कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्राकृतिक होती है, धात्विक ऑक्साइड की जो प्राकृतिक होती है वह क्या होती है, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। और क्यों होता है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा था कि आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। क्या हुआ कि विलयन का रंग नीला हरित हो गया है, इसका बात कर रहा है। जब हम कॉपर ऑक्साइड में HCl डालते हैं तो लवण मिलता है और इसका कलर कैसा हो गया, कॉपर नीला हरित हो जाता है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है, तो नीला हरित हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वह अम्ल में घुल गया और घुलकर कॉपर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, याद रखना है ये क्या हो रहा है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, यह तो अभी तक हम पढ़ रहे थे धात्विक ऑक्साइड के साथ, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक क्षारक CaOH क्या है, और क्षारक है ना, क्षारक है। उसके बाद देखिए CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है। अब हम अधात्विक ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है यानी कि लवण, और साथ में हमें जल मिलता है।
यानी यह हमें लवण और जल कब मिलता था, लवण और जल हमें अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते थे तब मिलता था। यानी यहाँ क्षार तो है लेकिन अम्ल है नहीं, अम्ल की जगह हम लोग अधात्विक ऑक्साइड को लिए हैं और हमें लवण और जल मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड का जो प्राकृतिक होगा, वो प्राकृतिक जो गुण होगा वह क्या किस प्रकार का गुण होगा, अम्लीय प्राकृतिक का होगा, अम्लीय प्राकृतिक का होगा। जैसा कि यहाँ दिया गया भी है कि अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्राकृतिक की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीतल एवं तांबे की बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप जानते हैं यह क्या है, पीतल और तांबा जो है यह धातु है ना, धातु है। उसके बाद यह क्या है बताइए, यह धातु और यह क्या कहते हैं, अम्ल है। जब आप धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, धातु और अम्ल के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जो है लवण और क्या कहते हैं H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस की वजह से जो है दही को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ठीक है, दूसरा बात, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया होने पर एक उदाहरण द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति का जांच आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, यही हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग फटफट ध्वनि के साथ जलता था, अभी जस्ट क्रियाकलाप में पीछे पढ़े हैं, आप पीछे का वीडियो अच्छा से देखिएगा, यह प्रश्न आपको बन जाएगा। यहाँ क्या है कि कोई धातु यौगिक ए, यहाँ अब धातु यौगिक का बात करा जा रहा है, किसका बात करा जा रहा है, धातु यौगिक का बात करा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ए ठीक है, लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब देखिए किसी भी आग को बुझाने का कार्य किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि CO2 होगा इस जगह पे। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, CaCl2 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए हमें। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने से पहले ए की जगह क्या होगा, यह तो क्वेश्चन है। अब इस ए की जगह क्या होगा, तो देखिए इस ए की जगह क्या लेंगे, तो हमें यह कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ में तो जल निकलेगा ही। तो देखिए इस ए की जगह जो है यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो हमें कह भी रहा है क्वेश्चन में धातु का यौगिक होना चाहिए, और कैल्शियम क्या है, धातु है, और कार्बोनेट यानी कि यह धातु का यौगिक हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और HCl से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, और CO2 प्लस जो है Ca यहाँ का और Cl यहाँ का मिलके CaCl2 बना देगा, और H यहाँ का और O एक यहाँ का बचा था ना, तो प्लस H2O बना देगा। कुछ इस तरह इसका रासायनिक समीकरण होगा, लेकिन अभी यह समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 1 यह तो संतुलित है, कैल्शियम एक इधर भी, यह भी संतुलित है, और क्लोरीन यहाँ क्या है, 1 है और यहाँ 2 है, यानी इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुना कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ H2 अब 2 हो गया ना, हाइड्रोजन भी, इधर भी हाइड्रोजन 2, यानी अब यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सभी अम्ल एवं क्षारक में क्या समानता है, तो सभी अम्ल एवं क्षारक में क्या समानताएं है। देखिए हमने देखा कि सभी अम्ल में जो है समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। समान रासायनिक गुणधर्म का अर्थ क्या होता है, समान उत्पाद का बनाना। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, धातु को क्या करते थे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते थे, तो क्या हमें मिलता था, H2 मिलता था और साथ में लवण मिलता था। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलता था, और यह कब मिलता था, सभी धातु के साथ किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है। यानी क्या समान उत्पाद हुआ कि नहीं, यानी समान उत्पाद हमें मिलता था। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इससे पता चलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता है, इसलिए कह सकते हैं कि समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक ना, तो सभी अम्ल एवं सभी क्षारक में, अम्ल में जो है वह H2 समानता है, और क्षारक में क्या समानता है, क्षारक में हमें वो H मिलता है। ठीक है, अम्ल से हमें H यानी कि हाइड्रोजन मिलता है, और क्षारक से हमें OH मिलता है। ठीक है, तो यह समानता है।
इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। देखिए अब नीचे कह रहा है, नीचे की क्रियाकलाप से हमें क्या करना है, इस नीचे में जो क्रियाकलाप दिया गया है इससे हमें जांच करना है कि जिस भी यौगिक में हाइड्रोजन है वो सभी यौगिक क्या है, वह सभी यौगिक क्या अम्लीय है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं, सभी जो है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसमें भी हाइड्रोजन। एल्कोहल CH3COOH होता है, इसमें भी हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, इसमें भी। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है और इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए क्या होगा, अम्ल में जो है विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। किसमें होता है, अम्ल में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि देखिए अम्ल क्या करता है, वह आयन का निर्माण करता है। यह HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इस तरह यह क्या करता है, आयन का निर्माण करता है। और आयन के निर्माण की वजह से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और क्या कहते हैं, ग्लूकोज और यह क्या है, एल्कोहल, इन दोनों में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह आयन का निर्माण ही नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस आधार पे जो भी अम्ल होगा उससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जो भी अम्ल नहीं होगा उससे विद्युत धारा का यहाँ प्रवाह नहीं, यहाँ का हम बात कर रहे हैं, प्रवाह नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी जो है यहाँ इसी आधार पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या है, अम्लीय नहीं है, जैसा कि यहाँ दिया गया भी है। यहाँ क्या दिया गया है कि देख लीजिए, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है क्योंकि अम्ल आयन का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है बल्ब की जलने से यह पता चलता है कि विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उसका देखिए ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, यानी जब चालन ही नहीं करता है यानी कि इसमें से प्रवाह नहीं होगा, और प्रवाह नहीं होगा तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि यह अम्ल नहीं है। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन है, तो हम अब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी यह अम्ल नहीं है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, अब इन्हीं बात को घुमा फिरा के यहाँ तक सारा बात दिया गया है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, हमें पढ़ना है। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। अब देखिए इस क्रियाकलाप से हमें क्या चेक करना है कि इस क्रियाकलाप में जो है हमें नमक दिया गया है, वह ठोस नमक दिया गया है, और एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए इसी क्रियाकलाप में, कह रहा है इस नमक में, यानी NaCl के साथ H2SO4 मिलाने के लिए कह रहा है। हमें क्या मिलेगा, HCl गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। यह अम्ल कब होता, जब क्षार और लवण से अभिक्रिया, क्षार और अम्ल से अभिक्रिया करता तब होता। तो यह तो अम्ल है, लेकिन यह अम्ल, यह क्षार होना चाहिए, तो क्षार नहीं है, यह क्या है, लवण है। जब लवण और अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो HCl मिलता है, लेकिन यह HCl किस रूप में रहता है, यह गैस के रूप में रहता है। ठीक है, अब हमें कह रहा है क्या कि गैस के सूखे तथा नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए कि किस स्थिति में जो है लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। यह गैस के रूप में हमें HCl मिला है। ठीक है, यह गैस के रूप में मिला है। अब हमें यहाँ उपरोक्त क्रियाकलाप में कह रहा है कि 2 बार एक शुष्क HCl गैस लेना है और एक HCl का विलयन लेना है, और दोनों स्थिति में हमें चेक करना है कि लिटमस पत्र का रंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए जब यहाँ गैस के रूप में चेक करता है, यहाँ यह लिटमस पत्र है और इसमें क्या करता है, गैस HCl गैस डाला जाता है इस लिटमस पत्र पर, तो इस लिटमस पत्र का कलर जो है किसी भी प्रकार से चेंज नहीं रहता है, इसका कलर बैगनी का बैगनी ही रह जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सूखे सूखे जो है लिटमस पत्र का जो है वह रंग चेंज नहीं होता है। लिटमस पत्र का रंग जो चेंज होगा वह जलीय विलयन के कारण होगा। क्या होगा, जलीय विलयन रहेगा, उसके बाद जो है लिटमस पत्र का रंग जो है वह चेंज होगा। यानी इससे जो है इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे इसका नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, याद रखना है, सूखे पदार्थ से जो है लिटमस पत्र का रंग को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है
यहाँ दिया गया है कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और जल की अनुपस्थिति में HCl में अणु H+ आयन पृथक नहीं हो सकता है। वही बात यहाँ दिया गया। अब देखिए, जब हम क्या करते हैं H2O में HCl मिलाने पर, यानी जल में हम HCl मिलाते हैं तो वह HCl क्या करता है, H+ और Cl- में टूटता है, जैसा कि यहाँ भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यह सब एक ही है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब हमें यहाँ दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि हमने देखा कि अम्ल में H3O+ या H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, हमें OH मिलता है। सभी क्षारक में हमें एक कॉमन OH मिल रहा है। एक कॉमन क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक बात याद रखनी है कि सभी जल में क्षार में एक हमें कॉमन मिलता है, क्या मिलता है, OH मिलता है। ठीक ना, और अम्ल में क्या मिलता है, H+ मिलता है। तो यह बात याद रखनी है। अब देखिए क्या है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब क्षारक होता है, और जो भी क्षारक जो है जल में यदि वह घुल जाता है तो उस जल में घुले हुए क्षारक को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और जो जल में नहीं घुलता है उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। अब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, यानी क्षारक का बात कर रहा है। प्राकृतिक संक्षारक होती है। इसके बाद इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होती है। यानी कि इसे, क्षारक को भी अम्ल की तरह कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। और यह बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ जो दिया गया है अम्ल क्षार लवण की जो दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ दोबारा से रिपीट करा गया। अब देखिए, अम्ल और क्षार का जो प्राकृतिक चिन्ह होता है वह कुछ इस तरह, सॉरी कृत्रिम चिन्ह जो होता है ना, वह कुछ इस तरह होता है। चिन्ह चेतावनी जो होता है कुछ इस तरह होता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ जो है क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है जल में, उसके बाद आधार को स्पर्श करना है, तापमान में हमें बताना है कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इस बात को भी हम लोग और पढ़े ना। देखिए क्या होता है कि अब आप यहाँ से इस क्रियाकलाप को पढ़ने से पीछे यदि नीचे हम यदि पढ़ लेते हैं तो इस क्रियाकलाप का सारा उत्तर हमें मिल जाएगा। देखिए इस पॉइंट को यदि हम पढ़ लेते हैं तो क्रियाकलाप का सारा उत्तर हमें मिल जाएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं, समझते हैं पहले। देखिए क्या है कि 2 बर्तन लेना है हमें इस बात को समझने के लिए। इस पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बर्तन लेते हैं। ठीक है, इस बर्तन में क्या करते हैं, जल मिला रहे हैं, जल है, और इस बर्तन में क्या है, अम्ल है। ठीक है, पहले से जल है, मान लेते हैं कि इसमें पहले से जल है और इसमें पहले से अम्ल है। समझते जाइएगा, उसके बाद यह आसानी से समझ जाइएगा यह पॉइंट, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, जल है पहले से, तो अब हमें इसमें क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना है। ठीक है, और इस बर्तन में अम्ल है तो इसमें अब हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए जल में अम्ल को, अम्ल में जल को मिला रहे हैं, यानी यह मिलाने की जो प्रक्रिया है, इस बर्तन का प्रक्रिया सही है और इस बर्तन का प्रक्रिया मिलाने का गलत है। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए तो कहिएगा कि जल में जो है अम्ल को मिलाया जाता है। ठीक है, अम्ल में जल को नहीं मिलाया जाता है। क्यों नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। उष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, उष्मा को रिलीज करना, उष्मा को रिलीज करना, उष्मा को बाहर करना। ठीक ना, उष्मा को रिलीज करना। अब जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो अत्यधिक उष्मा को रिलीज करेगा, अत्यधिक उष्मा को उत्पन्न करेगा। यही बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सही से हमें मिलाना है। जल में जब हम अम्ल को मिलाते हैं तो हमें जो है कम मात्रा में उष्मा मिलती है, और यदि इस तरह हम कर देंगे तो अत्यधिक मात्रा में हमें उष्मा मिलेगी, और क्या हो जाएगा कि यह अस्फलित होकर उछलने लगेगा। उछलने के बाद जो है उस उछला हुआ विलयन से हम लोग क्या होंगे, जल सकते हैं। वही बात यहाँ सारा बात दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जल में अम्ल को मिलाते हैं, यहाँ दिया गया है कि अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। ठीक है, यही बात दिया गया है यहाँ। अब देखिए यह अम्ल के साथ ही नहीं करना है, यह क्षार के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने की प्रक्रिया सेम है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता जो है में प्रति इकाई आयतन, यानी प्रति इकाई आयतन का अर्थ क्या होता है कि 1 लीटर में, यानी कि प्रति इकाई आयतन का अर्थ क्या हो जाएगा, 1 लीटर में जो है कम हो जाती है जब हम अम्ल या क्षार में, सॉरी जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं।
तो अम्ल या क्षार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और इस पतला होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो याद रखना है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जल क्या हो जाता है, सॉरी विलयन क्या हो जाएगा, अब अम्लीय या क्षारकीय विलयन पतला हो जाएगा और इस अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, आप यदि पीछे का वीडियो सही से देखे होंगे तो यह सारा प्रश्न बन जाएगा आपसे। HCl HNO3 यह कह रहा है अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं ग्लूकोज यौगिक। तो यह सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्कोहल और ग्लूकोज इसलिए अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि यह जो है आयन का निर्माण नहीं करता है। दूसरा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, आंसर होगा आयन का निर्माण करता है इसलिए। अब देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि यह ठोस है और यह जो है ठोस होने के बाद अपने में घुला नहीं पाता है। चौथा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। यह इसलिए अनुशंसित करते हैं क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अस्फलित होकर हम जल सकते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए, जब हम अम्ल को तनुकृत करेंगे तो स्वाभाविक है, यानी हम पतला कर रहे हैं, जब पतला होगा तो हाइड्रोनियम आयन की संख्या क्या होगा, कम होगा। अब कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, जब यह भी क्षार है इस और क्षार को मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड की आयन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे चुके हैं और पीछे यदि आप अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से मिल भी जाएगा जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ जो दिया गया है कि H+OH आयन के विलयन की सांद्रता कम होना तनुकीन के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयन की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है? अभी हम लोग पढ़ते थे पहले जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, तनुकरण के बारे में पढ़े हैं। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है कि अम्ल जो है या क्षार है वह कितना जो है वह स्ट्रॉन्ग है या क्या कहते हैं कितना वीक है। प्रबल का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग और वीक यहाँ दुर्बल शब्द का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रबल अम्ल क्षार जो है प्रबल है या दुर्बल है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। और सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और सूचक क्या होता है हम लोग पहले पेज में ही पढ़े हैं। उसके बाद देखिए उपयोग करते हैं। अब सार्वत्रिक सूचक कार्य कैसे करता है, तो जब क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है सार्वत्रिक सूचक। अब रंग में कैसे प्रदर्शित करता है, तो देखिए जिसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान कम होगा, उसका पीएच मान कम होने का अर्थ उसमें अम्ल क्या है, अत्यधिक है। अब अम्ल अत्यधिक है यानी वह गहरा रंग होगा। अब इससे यदि कम क्या कहते हैं अम्ल होगा, पतला अम्ल होगा, सॉरी विक अम्ल होगा तो थोड़ा सा हल्का क्या कहते हैं भूरा रंग हल्का रंग हो जाएगा गहरा से। अब फिर इसी तरह और हल्का होते चला जाएगा। तो इस तरह जो है सार्वत्रिक सूचक कार्य करता है। अब हमें देखिए यहाँ क्या दिया गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पी का अर्थ यहाँ पोटेंज होता है, एच का अर्थ हाइड्रोजन होता है। जर्मन शब्द है यहाँ पोटेंज जिसका अर्थ होता है शक्ति और इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य अधिक के शून्य। अब यानी यहाँ कहना चाह रहा है कि इस पीएच स्केल पर जो है कितना 0 से लेके 14 तक का नंबरिंग रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14 इस तरह रहता है। देखिए 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से ऊपर आप जैसे आगे बढ़ेंगे क्षार मजबूत होते चला जाता है। 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे अम्ल मजबूत होता चला जाता है। अम्ल क्या होगा, मजबूत होता चला जाता है, यानी कि प्रबल अम्ल मिलता चला जाएगा। 6 में तुलना करें और 0 से तुलना करें तो यह अत्यधिक प्रबल अम्ल हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, यानी कि वीक अम्ल है। ठीक ना, यानी कि जिसका पीएच जितना कम होगा उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक जो है उतना ज्यादा होगा। यही बात यहाँ दिया गया है। उसके बाद देखिए यदि आप 8 से और 13 से मान लेते हैं तुलना करते हैं तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ वीक यानी कि दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा,
परवल यानी कि स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्षार की स्थिति में पीएच जितना ज़्यादा होता है क्षार उतना ही मजबूत होता है, और अम्ल की स्थिति में पीएच जितना कम होता है उतना ही क्या होता है, यहाँ जो है अम्ल मजबूत होता है। यही बात वहाँ दिया गया था। देखिए अब यहाँ क्या दिया गया है, दर्शाते हैं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, यही बात दिया गया है। जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है, यानी पीएच मान माना कि एक अम्ल का क्या है 0 है, और एक अम्ल का पीएच मान क्या माना कि 6 है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H प्लस की संख्या ज़्यादा होगी और इसमें H प्लस की संख्या कम होगी। इसमें क्या होगी, कम होगी, और इसमें H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, इसलिए इसका पीएच मान 0 हुआ है। हाइड्रोजन आयन पीएच की क्या होता है, विपरीत होता है, याद रखना है। अब H प्लस आयन ज़्यादा होगा तब तो जाके यह मजबूत अम्ल होगा, यही बात यहाँ कह रहा है। अब किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा और पीएच स्केल में किसी भी विलयन 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन OH सांद्रता वृद्धि को दर्शाता है। यही बात यहाँ दिया गया है, इस डायग्राम में भी वही बात दिया गया है। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ अभी जो हम लोग सार्वत्रिक सूचक का बात कर रहे थे, देखिए जैसे जैसे अम्ल अत्यधिक होता जाता है गहरा रंग होता जाता है, और जैसे जैसे अम्ल कमजोर होता है इसका रंग क्या होता है, फीका पड़ते चला जाता है। उसी तरह जठर रस का एसिडिक अम्ल कितना, एसिडिक कितना हो जाएगा, पीएच मान इतना, नींबू का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और रक्त का पीएच मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे MgOH हॉल 2 कहते हैं 10 है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH है, इसका पीएच मान कितना है, 14 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि कोई एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यानी अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यह तो हम लोग जानते हैं, और क्षार OH आयन उत्पन्न करता है। तो अब देखिए प्रबल अम्ल कहते हैं अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और जबकि कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसी तरह अधिक संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को क्या कहते हैं, क्षार को क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं, जो अधिक संख्या में उत्पन्न करेगा। और उसी तरह जो है, इसी तरह क्या कहते हैं, अगर कम संख्या में OH माइनस उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, कम संख्या में, तो इसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे, यानी कि विक क्षार कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व दिया गया है। दैनिक जीवन में क्या दिया गया है, पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु के बीच पीएच प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर जो है वह इतना के बीच में पीएच प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद सही से हमारा शरीर कार्य कर पाएगा। अब वर्षा के जल का पीएच मान यदि इतना से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है ग्रह के बारे में, ग्रह के बारे में कि शुक्र विनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। आपको यह किस ग्रह पर जीवन संभव लग रहा है, नहीं, जीवन संभव नहीं है शुक्र ग्रह पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। तो हमारे बगीचे की मिट्टी का पीएच निर्भर करता है कि उस बगीचे में फसल किस प्रकार का है। अगर पीएच का एवरेज बात कीजिएगा तो हमारे बगीचे का पीएच मान 5.5 से लेके 7.5 तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5.5 से 7.7 के बीच में हमारे बगीचे का पीएच मान होना चाहिए। हालांकि हमारे बगीचे के पीएच मान जो है वह उस फसल पर निर्धारित करता है, जैसा कि दिया गया अभी है यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या है। देखिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए यह अत्यंत रोचक है कि हमारे उदर यानी कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन की पाचन में सहायक होता है, यानी कि यह HCl हमारे पेटों में हानि नहीं पहुंचाता है और हमारे भोजन को क्या करता है, यह पचाता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न कर देता है। जब हमें अपच हो जाता है, पच नहीं पाता है भोजन, तो अत्यधिक HCl आयन हमें क्या, HCl जो है हमें पेट में उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें इसके जगह पर क्या देना चाहिए, एंटाएसिड देना चाहिए। एंटाएसिड का अर्थ है क्या कि क्षार देना चाहिए।
तो जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार हमने अवश्य सुझाया होगा। अब यह एंटाएसिड अम्ल अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। अब जब हमें क्या है कि यहाँ अम्ल ज़्यादा हो गया है, तो एंटाएसिड यानी कि हम क्षार देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस अम्ल की प्रभाव को कम करेगा, जिससे हमारे पेट में राहत मिलेगा। तो इस अम्ल क्षार को हम कौन कौन सा क्षार हम ले सकते हैं? देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को कहते हैं। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षार है, यानी कि यह क्या है, कमजोर क्षार है। ठीक है, याद रखना है। और एक ले सकते हैं NaHCO3 ले सकते हैं, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पीएच की परिवर्तन दांत का क्षय। देखिए, अगर हमारे मुंह का पीएच मान इतना से कम होने पर दांत का क्या होगा, प्रारंभ हो जाता है क्षय, यानी हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दांत और क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, अत्यधिक हमारा मुंह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे कम करने के लिए क्या करना होगा, मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, जब हमारा मुंह का पीएच मान इतना से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्षारकीय दंतमंजन करना चाहिए, क्षारकीय दंतमंजन करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा, यानी कभी कभी क्या होता है कि जब हमें मधुमक्खी का डंक लगता है हमारे शरीर पर, तो वह दर्द करता है। दर्द क्यों करता है? क्योंकि वह मधुमक्खी अम्ल छोड़ती है। ठीक है, और वह या चींटी काटती है तो क्या होता है, हमें लहरते रहता है। क्यों लहरता है? क्योंकि वह चींटी अम्ल छोड़ती है हमारे शरीर में। अब अम्ल छोड़ती है तो किस प्रकार की अम्ल छोड़ती है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, मेथनोइक अम्ल छोड़ती है या फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। ठीक है, अब जब मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है तो इस अम्ल को क्या करना है, खत्म करना है प्रभाव को, तब जाकर हमारा शरीर क्या हो जाएगा, जो है वह शांत होगा, लहरना क्या होगा, बंद होगा। तो उस जगह पर हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार को लगाना है, मिलाना है, रगड़ना है। उसके बाद जो है वहां हमें क्या होगा, आसान महसूस होगा। अब देखिए, प्राकृतिक अम्बुदासनीकरण के विकल्प देती है। जैसा कि देखिए यहाँ देखिए क्या है, नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगल में उपजता है और इस डंकनुमा बाल होता है। अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। नेटल से यह पौधा है। इन बाल से क्या निकलता है, मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। देखिए, जब कभी भी आपको इस पौधे से रगड़ देह में या शरीर में यह पौधा यदि आपको सट जाता है तो आपको दर्द महसूस होगा। तो दर्द महसूस होगा तो इसी पौधे के आसपास ही एक क्या कहते हैं, डंक वाले स्थान पर डॉक पौधा होता है। आप यदि उस डॉक पौधा को रगड़ते हैं, आप अपने शरीर में जहाँ यह पौधा सटा है उस शरीर पे, उस स्थान पे रगड़ते हैं, तो आपका जो है लहरना बंद हो जाएगा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें देखिए सिरका में किस प्रकार का अम्ल, एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल डंक में मेथनोइक अम्ल। पढ़ना है, याद करना होगा आपको इस बात को। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन से दिया गया है। अब इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ऊपर का वीडियो यदि अच्छे ढंग से आप देखे होंगे तो यह क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। और बनाने से आपका क्या होगा, वीडियो देखने के बाद बनाने से आपका जो है और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज मजबूत होगा, अभ्यास मजबूत होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, लवण के सब यह क्रियाकलाप को हमें अच्छे ढंगों से पढ़ना है। अब इस क्रियाकलाप को कैसे समझना है, थोड़ा सा जूम कम करना होगा। अब देखिए, इस क्रियाकलाप को बारीकी से पढ़ना है, तो इस क्रियाकलाप को बारीकी से पढ़ने से पहले क्या कह रहा है, अम्ल क्षार की पहचान कीजिए। अब कह रहा है यहाँ जो दिया गया है, जो भी लवण, यहाँ तो लवण दिया गया है, और यह लवण किस अम्ल और किस क्षार से मिलकर बना है, किस अम्ल और क्षार से मिलकर बना है, यह हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या मिला बनाता है, जल बनाता है। वही बात कह रहा है कि पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारा लवण जो है किस अम्ल और किस क्षार से मिला है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा
जो कि फ़ॉर्मूला हम सबके सामने जो है लिख दिए हैं, ठीक है? आप खुद याद करिएगा इस फ़ॉर्मूला को। उसके बाद जो है अम्ल और क्षार का जब फ़ॉर्मूला आप याद कर लेंगे, तो उसके बाद जो है जल को अलग खुद कर देंगे और जल अलग करने के बाद लवण आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन-सा अम्ल और क्षार जो है यह बना है, किस अम्ल और किस क्षार से जो है यह लवण बना है। हालाँकि हम जो है सारे के सारे अम्ल और लवण सारा का सारा रिएक्शन यहाँ लिख कर लाए हुए हैं। देखिए, अगर आप पोटासियम सल्फेट का बात कीजिएगा तो K2SO4 होता है। अब यह पोटासियम सल्फेट हमें कैसे प्राप्त हुआ है? K2SO4 देखिए कैसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ दिया गया होगा। कहाँ Na, यहाँ तो देखिए Na2SO4 दिया गया है। पोटासियम सल्फेट सॉरी, हाँ, पोटासियम सल्फेट यहाँ दिया गया है। देखिए, जब H2SO4 परवल अम्ल और क्या कहते हैं KOH परवल क्षार जब रिएक्ट करता है दोनों मिलके, तो हमें K2SO4 नामक क्या मिलता है? लवण मिलता है और यह जल मिलता है। उसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4 का बात करा जा रहा है, तो Na2SO4 यहाँ देखिए NaOH और H2SO4 रिएक्ट करता है तो हमें ये दोनों मिलता है। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट का बात कर रहा है, तो COH होल 2 और H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो CaSO4 और 2H2O हमें मिलता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का बात करता है, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार है और H2SO4 यह अम्ल है, जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट हमें मिलता है। कॉपर सल्फेट का बात कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड यह क्षार है और H2SO4 यह अम्ल है, जब रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट हमें मिलता है। और सोडियम क्लोराइड NaCl का बात कर रहा है, तो NaCl हमें कैसे मिलता है? NaCl हमें कैसे मिलता है? हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं NaCl के बारे में, हालांकि अभी आप हमें कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ। NaOH हो जाएगा प्लस NaOH क्षार है और H2SO4 जब यह दोनों रिएक्ट करेगा, H2SO4 सॉरी H2SO4 नहीं, HCl जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें? NaCl मिलेगा प्लस क्या मिल जाएगा? H2 मिल जाएगा। यहाँ से जो है Cl यहाँ आएगा और यहाँ से Na यहाँ आएगा, बाकी का H और एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन, ठीक है? तो इस तरह जो है कुछ NaCl का जो है वह मिलेगा। अब सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को कहते हैं, चिली सल्ट पीटर को कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम नाइट्रेट मिलता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली सल्ट पीटर। सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का रिएक्शन जो है हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ समझ लेंगे और डिटेल में, ठीक है? अब देखिए इसका तो आंसर हमें मिल गया। अब कह रहा है समान धन या ऋण मूलक वाले लवण को एक ही परिवार कहा जाता है। यानी धन समान अगर है या क्या कहते हैं ऋण मूलक वाले लवण को एक ही परिवार कहा जाता है, एक ही परिवार कहा जाता है, जैसा कि हमें एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है। एग्जाम्पल में हमें क्या करा गया है? दिखाया गया है। अब देखिए कैसे दिखाया गया है। NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार है, यानी कि NaCl और Na2SO4 यह किसका परिवार है? Na सोडियम के परिवार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ Na यहाँ Na है। उसी तरह अब यदि हम इन सब का भी परिवार को ढूंढे हैं, तो इन सब का परिवार क्या हो जाएगा? SO4 के आधार पर, SO4 के आधार पर यह तीनों क्या हो जाएगा? एक ही परिवार में SO4 ये सारा एक ही परिवार में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह जो है एक ही परिवार में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो याद रखिएगा। और एक बार क्या कहते हैं, वीडियो को रोक करके जो है सारे रिएक्शन को बारी बारी से फार्मूला पढ़ना है, फार्मूला याद करना है, रिएक्शन लिखना है और कौन किस परिवार में आता है, सारी बातों को समझना है, ठीक है? तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में भी क्रियाकलाप ही है, और यह क्रियाकलाप क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं कि यह क्रियाकलाप क्या कहता है। इस क्रियाकलाप को समझने से पहले हम लोगों को क्या होगा कि नीचे की बात को समझना होगा, इस पॉइंट को समझना होगा, उसके बाद इस क्रियाकलाप का क्वेश्चन बनेगा। देखिए नीचे में क्या क्वेश्चन है कि परवल अम्ल एवं परवल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होता है। यानी परवल अम्ल एवं परवल क्षार के लवण, यानी कहने का अर्थ इसका क्या हुआ कि यदि अम्ल है, ठीक है, और क्षार है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा और साथ में क्या? जल मिलेगा। लवण और जल कब मिलेगा? जब यह माना कि क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अम्ल भी स्ट्रॉन्ग है और क्षार भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यानी दोनों क्या है? मजबूत है, दोनों प्रबल है। उसके बाद हमें उसका लवण का पीएच मान जो है वह क्या हो जाएगा? 7 होगा।
क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा और उदासीन कर देगा विलयन को। यही बात यहाँ कह रहा है। और यदि जबकि परवल अम्ल और दुर्वर क्षार मिल जाए तो तब क्या होगा लवण का मान, हमें कह रहा है। देखिए अब जब हमें क्या कह रहा है, परवल अम्ल यानी कि अभी भी देखिए अम्ल है और जल है, सॉरी जल नहीं, अब दूसरा कंडीशन में अम्ल क्षार है ना, लवण ही मिलेगा प्लस H2O जल मिलेगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि यह स्ट्रॉन्ग है यानी कि यह प्रबल है और क्षार दुर्बल है यानी क्या है, वीक है, कमजोर है। इस स्थिति में हमसे पूछा जा रहा है लवण का पीएच मान क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यह अम्ल तो मजबूत है और क्षार तो कमजोर है। जब क्षार कमजोर है तो अम्ल की जो है प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएगा। जब अम्ल की प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएगा तो लवण का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। इस स्थिति में जब अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक ना, तो याद रखना है आपको। और क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। तो इस स्थिति में लवण का पीएच मान कम होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि ये अम्लीय होते हैं। अब देखिए तीसरा, तो इस जब 7 से कम होगा तो लवण क्या होगा, लवण तो होगा लेकिन यह अम्लीय रूप की होगी अब लवण। अब तीसरा है कि प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल। तीसरा क्या है कि प्रबल क्षार, एक मिनट, प्रबल क्षार, तीसरा है क्षार प्लस अम्ल, है ना, क्षार प्लस अम्ल। अब देखो प्रबल क्षार, ये रहा प्रबल क्षार और यह रहा दुर्बल अम्ल। तो अब हमें लवण मिलेगा और साथ में जल भी मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्षार मजबूत है। अब क्षार जब मजबूत है और अम्ल कम है, कमजोर है, यह क्या करेगा, इस क्षार की प्राकृतिक को, इस क्षार की गुण को खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लवण मिलेगा उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। यानी इसका जो लवण होगा यह क्या होगा, क्षारकीय प्राकृतिक का लवण होगा। क्योंकि क्षार का तो गुण खत्म हो नहीं पाया, समाप्त हो नहीं पाया, तो क्या होगा, क्षारकीय प्राकृतिक का। तो 3 बात यहाँ से याद रखना है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि जब अम्ल प्रबल क्षार प्रबल दोनों प्रबल यानी कि मजबूत है दोनों, तब लवण क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान 7 होगा, उदासीन होगा। यदि यहाँ क्या कहते हैं, अम्ल मजबूत और क्षार कमजोर, तो लवण का जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा, यानी कि अम्लीय प्राकृतिक का लवण हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि क्षार क्या है, प्रबल है, अम्ल कम है, कमजोर है, तो लवण का पीएच मान 7 से अधिक, यानी क्या हो जाएगा, क्षारकीय प्राकृतिक का हो जाएगा। इन तीनों बात को याद रखेंगे तब जाकर यहाँ के क्रियाकलाप का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड कह रहा है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl को कहते हैं। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ, जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए, कह रहा है लिटमस पर इन विलयन की जांच कीजिए, पेपर की पीएच का मान पता लगाइए, कौन सा लवण अम्लीय है और क्षारकीय या उदासीन है। यही बात हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा लवण उदासीन है, तो इस प्रकार की लवण उदासीन होगा। कह रहा है कौन सा लवण अम्लीय है, तो इस प्रकार का लवण अम्लीय होगा। कह रहा है कौन सा लवण क्षारकीय है, तो इस प्रकार का लवण क्षारकीय होगा। तो सारे के सारे क्रियाकलाप को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा कि यह सारा क्या है, लवण है, इस सारा के सारे लवण का आपको पहले फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है कैसे। देखिए NaCl बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं NaCl कैसे बनाते हैं, NaOH को लाते हैं, ठीक है, और इस NaOH में HCl मिलाते हैं। दोनों मिलाने के बाद हमें NaCl मिलता है प्लस H2O मिलता है। यह क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी स्ट्रॉन्ग क्षार है, यह भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस नमक का पीएच मान क्या, 7 हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, उदासीन होगा। अब पोटासियम नाइट्रेट का बात कर रहा है, पोटासियम नाइट्रेट का अर्थ क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। जैसा कि हम कहाँ इसको लिख के लाए हैं, सॉरी यहाँ ही लिखा हुआ है, वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से इसे लिख कर लाए हैं, ठीक है, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो ही जाएगा। HNO3 प्रबल अम्ल है और KOH प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल है यानी कि दोनों मजबूत है। उस स्थिति में हमें KNO3 मिलता है, यानी कि जब यह भी मजबूत यह भी मजबूत तो यह उदासीन होगा, क्या होगा, इसका पीएच 7 होगा। अब एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड यह लवण है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड किस क्षार और किस लवण से हमें मिला है, यहाँ कहीं होगा एल्युमिनियम क्लोराइड नीचे में नहीं है।
देखिए यहाँ है ना, देखिए अब यह क्या है कि दुर्बल क्षार है, ठीक है, और यह प्रबल अम्ल है। दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, अम्ल मजबूत है यानी क्षार कमजोर है। इस स्थिति में हमें एल्युमिनियम क्लोराइड मिला है, यानी इस एल्युमिनियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी अम्लीय यौगिक का होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, यहाँ क्षार क्या है, मजबूत है, और हमें सोडियम एसीटेट मिला है, यानी इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षार क्या है, मजबूत है, और 7 से अधिक होगा, क्षार मजबूत है, यानी कि इसका गुण क्या होगा, क्षारकीय यौगिक होगा, ठीक है। यह जो लवण मिला है क्षारकीय यौगिक होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ और है क्या, यह तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दोनों को तो पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सोडियम एसीटेट के बारे में अभी पढ़ लिए हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में देख लिए, जिंक सल्फेट को अब देखना है, और कॉपर सल्फेट, दो को देखना है ना, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट यहाँ है ना, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में क्या है कि देख लीजिए यह अम्ल क्या है, मजबूत है यहाँ, और यह क्षार जो है वह कमजोर है। अम्ल मजबूत है यानी इसका पीएच मान जो लवण बना है इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी अम्लीय जो है, अम्लीय यौगिक होगा, यह अम्लीय यौगिक होगा यह जिंक सल्फेट, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आप क्या कहते हैं, वीडियो को रोक कर सारे क्या कहते हैं क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, तो आपको जो है कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि साधारण नमक से रसायन नमक को बनाना, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं साधारण नमक से रसायन नमक को कैसे बनाते हैं। अब देखिए एक और तरीका होता है, कई तरीका होता है, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इन लवण से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, यानी NaCl को पृथक किया जाता है। विश्व में कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है, बड़े आकार में यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जाते हैं जब क्या कहते हैं, समुद्र का कई हिस्सा सूख गया, और खनिज नमक का खनन भी किस तरह होता है, कोयले की तरह होता है। इसी प्रकार की नमक जो है, समुद्री नमक जो है, हम लोगों ने, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्री के बारे में अवश्य सुना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। इसके बारे में हम लोग कहाँ इतिहास में पढ़ते हैं, दांडी यात्रा से गांधी जी साबरमती आश्रम की ओर चले थे, और साबरमती आश्रम पहुंचकर गांधी जी ने वहां नमक कानून को तोड़ा और आसवन विधि से नमक को बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साधारण नमक के बारे में कह रहा है, यही NaCl के बारे में कह रहा है। तो NaCl से हम क्या क्या करते हैं, NaCl से बेकिंग सोडा बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं, विरंजक चूर्ण बनाते हैं। इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए यहाँ से NaCl से हमें पहले कैसे क्या बना है, सोडियम क्लोराइड मिला है, क्लोरीन मिला है, H2 मिला है, और इसी क्या कहते हैं क्लोरीन से हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लोरीन से हम लोग आगे चल के विरंजक चूर्ण बनाएंगे इसी पेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड के, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का बात कर रहा है। जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है, वियोजित मतलब यह टूटता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी कि NaOH उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्पाद जो होता है हमें वह क्लोरीन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा, रिएक्शन को भी याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण यह रिएक्शन है, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि क्लोरीन गैस एनोड एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है, यानी कि यहाँ का बात कर रहा है, इस डायग्राम का बात कर रहा है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को जल्दी जल्दी में समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है अभी तक में। अब देखिए क्या है कि यहाँ क्लोरीन निकल रहा है, तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहले हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कैसे क्या होता है। जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC रोगाणु, CFC कीटनाशक में करते हैं। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन मार्गरीन खाद में करते हैं। और NaOH का प्रयोग कहाँ करते हैं, नमक NaOH धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमर्जक बनाने के लिए NaOH का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है कि यह एक प्रकार का बर्तन है, और इस बर्तन में एक छेद रखा गया है, और इस छेद के माध्यम से नमक का घोल डाला जाता है, और नमक के घोल में तो जल भी रहेगा और NaCl भी रहेगा। तो जल क्या होता है, यह टूटता है, H+OH में टूटता है, और क्या कहते हैं,
NaCl जो टूटता है वह NaCl में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है कि यह जो है पॉजिटिव सिरा है और यह जो है निगेटिव सिरा है। तो अब क्या होगा कि यह H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यह H प्लस आकर्षित होगा किसके तरफ, माइनस की ओर होगा, यानी कि H प्लस चले जाएगा कैथोड वाले सिरा पे और कैथोड वाले सिरा से जो है H प्लस निकल जाएगा। वही बात ऊपर में दिया गया था। और सी जो भी OH माइनस है, यह माइनस वाला जो है H प्लस की ओर जो है वह अट्रैक्टिव होगा और प्लस की ओर अट्रैक्टिव होकर प्लस की सिरा से बाहर निकल जाएगा और क्या कहते हैं Na प्लस Cl है ना। तो Na प्लस Cl, अब यह Na प्लस वाला है तो यह भी क्या होगा, इसी पे आएगा, यानी उसके बाद Cl क्या है माइनस, तो माइनस क्या आएगा, प्लस पे आएगा, यानी इस पर आएगा। और कुछ क्या करता है, बाहर निकल जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और कुछ क्या करता है, मिलकर NaOH बना देता है, यानी कि Na सोडियम और यहाँ का OH, यानी जल वाला OH और क्या कहते हैं NaCl वाला सोडियम, दोनों मिलकर क्या करता है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक ना। तो इस तरह जो है क्लोर क्षार प्रतिक्रिया बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया इस तरह कुछ होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में और डिटेल्स। अब देखिए यहाँ क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसी CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। यह हमें मिलता कैसे है, तो हम लोग देखिए मिलता कैसे है, उसका रिएक्शन दिया गया है। जब क्या कहते हैं, प्रवाहित किया जाता है चूने की पानी। चूने की पानी क्या है, सोडियम क्लोराइड लवण जल, सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि क्लोरीन का निर्माण कैसे हुआ है। वहां से क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है और शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 पर जो है क्लोरीन की जो है वह क्रिया करने से जो है हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, यानी कि विरंजक चूर्ण मिलता है। और यह क्या करता है, विरंजक चूर्ण को कुछ इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। अब देखिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग वस्त्र उद्योग में, सूती लिनेन में, विरंजन कार्य की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा लॉन्ड्री में साफ करने में, कई रासायनिक उद्योगों में इसका उपचायक के रूप में होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीने वाले जल की जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका याद रखना है, विरंजक चूर्ण का, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। अब देखिए क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है, रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता, पकौड़ा आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। और इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है, यानी इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको बनने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तीनों चारों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह याद रखना है। अब देखिए यहाँ क्या है कि 2.4 में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि इसी का बात कर रहा है, पीएच की मान की जांच की थी। क्या आप संबंधित स्थापित कर सकते हैं क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, NaCO3 का प्रयोग उदासीन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उदासीन करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में भी किया जाता है। किसका उपयोग, इसका उपयोग जब क्या होता है कि हमारे पेट में अत्यधिक HCl प्रवाहित हो जाता है, हमारे उदर में HCl अत्यधिक निर्माण हो जाता है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं या इसके जगह पर MgOH2 का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, धोने सोडा, धोवन सोडा कहते हैं। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से किया जाता है और इसी को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। किसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। Na2CO3 अलग है, जिसे धोवन सोडा कहते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा का प्रयोग, बेकिंग सोडा बनाते कैसे हैं, उसमें टार्ट्रिक अम्ल भी रहता है। जैसा कि देखिए NaHCO3 यह बेकिंग पाउडर है, इसमें जो है किसी अम्ल को, CHCO3 को मिलाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, साथ में जल मिलता है और अम्ल का क्या मिलता है, सोडियम लवण मिलता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने में करते हैं, या इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग जो है रोटी वगैरह को क्या कहते हैं वो पकौड़ी, क्या कहते हैं वो, पाव रोटी वगैरह को फुलाने में प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ क्या दिया गया है,
इसी NaCO3 को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? पाव रोटी या केक में खमीर को फुलाया जा सकता है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटासिड का एक संघटक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का क्या है? एक संघटक है और यह क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है और यह बात जो है बीपीएससी 17वीं में पूछा गया था हूबहू। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? धोने का सोडा। धोने का सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम आपको जानना होगा। Na2CO3 10H2O है। ठीक है, इसे धोने का सोडा कहते हैं। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से प्राप्त, इसे सोडियम क्लोराइड से आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम क्या करते हैं NaHCO3 को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na2CO3 मिलता है, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, Na2CO3 मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 10H2O क्या दर्शाता है? देखिए 10H2O दर्शाता है, इसके साथ जो 10H2O है Na2CO3 10H2O होता है, यह इस बात को दर्शाता है कि सोडियम कार्बोनेट का एक अणु हाइड्रोजन के जल के 10 अणु के साथ जो है वह चिपका हुआ है। ठीक है, अब धोने की सोडा का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? धोने की सोडा का उपयोग जो है कांच साबुन उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर की सफाई के लिए, जल की अस्थायी कठोरता, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना है धोने की सोडा का प्रयोग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या दिया गया है? क्रियाकलाप में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल शुष्क क्वथनली में गर्म किया है। कॉपर सल्फेट दिया गया है, यहाँ देख लीजिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है ना, CuSO4 दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? गर्म करने के बाद इसका रंग क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है। ठीक है, श्वेत हो जाता है। श्वेत क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ जो 5 पानी होता है, 5H2O भी होता है, यह पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के खत्म हो जाता है, जिस वजह से इसका रंग श्वेत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम और डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, जैसा कि दिया गया है यहाँ। देखिए क्या है कि शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टल का जल होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट जो शुष्क होता है वह शुष्क नहीं होता है। इसमें 5H2O, एक कॉपर सल्फेट अणु के साथ, यौगिक के साथ जो है 5 जल का यौगिक अणु जो है वह जुटा रहता है। ठीक है, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है, यह जो जल है यह जल हट जाता है, और जल हट जाने के बाद जो है लवण का रंग क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाता है। लवण का रंग, यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं, यानी अब फिर से हमें जो क्रिस्टल मिला है, जल तो हट गया है, यानी अब जो हमें जल हटने के बाद जो मिला है उसे फिर से जल से भिगोते हैं तो फिर से हमें यह मिल जाता है, और मिलने के बाद इसका रंग फिर से वापस हो जाता है, नीला रंग वापस आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इन बातों को यदि समझ गए होंगे तो क्रियाकलाप का पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा इस बात से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ? नेक्स्ट पॉइंट है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल की 5 अणु उपस्थित, यही बात है सारा बात कि कॉपर सल्फेट की जो है एक अणु है। ठीक है, और इसके साथ 5 जल की अणु जो है वह चिपका हुआ, यही बात यहाँ दिया गया है। अब अणु आर्द्र है या नहीं? Na2CO3 10H2O का बात कर रहा है, यानी कि यह क्या है? धोने का सोडा का यहाँ बात करें। क्या आप अब बता सकते हैं कि NO2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम का बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है CaSO4 2H2O का बात कर रहा है। इसमें क्या है कि एक कैल्शियम सल्फेट के अणु के साथ 2 जल का अणु चिपका हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट हमें मिलता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हमें मिलता है। यानी कैल्शियम जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है। क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इन पदार्थों का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। यह
जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, अब जब हम इसमें और जल मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, फिर से जिप्सम हमें मिल जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिया गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। यहाँ एक कहने का अर्थ इसका है कि CaSO4 जो है वह हाफ H2O है, यानी क्या है कि कैल्शियम सल्फेट का एक अणु है और जल का क्या है, आधा अणु है ना, यही बात कह रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, यह बात जब है यहाँ हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, जब हम CaSO4 प्लस H2O इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जल का दो अणु हुआ तो कैल्शियम सल्फेट का जब दो अणु हो गया तो जल का तो यहाँ आधा अणु है ना, जल का एक अणु है, यानी कि दो का आधा एक है, यानी आधा अणु है, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, यही बात यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जो है देखिए यहाँ पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। CaSO4 हाफ H2O को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए पेरिस कहा जाता है क्योंकि यह पेरिस के पास मोंटमार्ट्रो नामक जगह पर जिप्सम के विशाल भंडार से प्राप्त किया गया था, यानी पेरिस में मिला था इसलिए इसे पेरिस कहता है, पहला बात। दूसरा बात जो है प्राप्त किया था, और इसे प्लास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक सफ़ेद पाउडर होता है जिसे पानी में मिलाकर हमें छोड़ देने पर यह कठोर हो जाता है, इसलिए इसे प्लास्टर कहते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस साइंस का नाम नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इतिहास का नाम है। ठीक ना, और इसका जो साइंस का नाम अगर आपसे पूछे, साइंस का नाम इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो है चैप्टर, यह 2 नंबर का चैप्टर अम्ल और क्षार लवण वाला चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। अब देखिए यह 5 प्रश्न जो दिया गया है, इन 5 प्रश्नों को अगर आप ऊपर की वीडियो अच्छे ढंग से देखे होंगे तो यह 5 प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग जो है मिलेंगे।